बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है बच्चों, हम लोग NCERT क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को फॉलो कर रहे हैं और पेज नंबर 19 का फर्स्ट पैराग्राफ है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे बच्चों कि जर्मन नेशन कैसे बना, इटली नेशन कैसे बना, कौन लोग थे जिन लोगों ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन से इंसिडेंट्स हुए, किस इंसिडेंट्स ने मोटिवेट किया ना। तो द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4.1 जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें इसकी हेडिंग जो इसका टाइटल है उसी में ये पूछ रहा है कि क्या एक राष्ट्र का निर्माण सेना कर सकती है। तो इसका आंसर छिपा हुआ है आगे जो हम पैराग्राफ फॉलो करेंगे उसमें, ठीक है। आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution। 1848 के बाद यूरोप में जो नेशनलिज्म या जो राष्ट्रवाद था वो दो चीज़ों से हट गया। मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, यानी ये जो नेशनलिज्म का जो साथ था, नेशनलिज्म के साथ जो दो चीज़ें थीं, एक डेमोक्रेसी और दूसरा रिवॉल्यूशन, यानी एक लोकतंत्र और दूसरा क्रांति। तो धीरे धीरे करके ये दो चीज़ें जो थीं, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन, ये कहीं पीछे छूट गईं। अब नेशनलिज्म कुछ नया रंग लेने लगा। क्या रंग लेने लगा? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। अब क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी जो राजतंत्र के हिमायती थे, जो राजतंत्र के पक्षकार थे, राजा से जुड़े लोग, रियासतों के राज परिवार के लोग या राजाओं के जो अधिकारी, इस तरह के जो कंजर्वेटिव लोग थे, इन लोगों ने आम लोगों के मन में, दिमाग में जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको बढ़ाने का तरीका इस तरीके से, या बढ़ाने का एक नया तरीका कहने का मतलब खोजा। क्या खोजा? लोगों के मन में भावनाएं भड़कानी शुरू कर दी कि अरे फलाने राज्य या फलाने राज्य का जो इलाका है हम लोग उसको कब्जा कर लेते हैं, अपने राष्ट्र में मिला लेते हैं, वहाँ पर भी हमारी ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो वो दूसरे राज्य में क्यों रहे, उसको हम अपने राज्य में मिला लेते हैं, ठीक है। हम अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हैं, ठीक है। मतलब लोगों की भावनाएं भड़काने लगे कि राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब आप दूसरे इलाकों पर कब्जा करेंगे, वहाँ अपनी जीत हासिल करेंगे। एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप के इलाकों पर कब्जा करो, अपना प्रभुत्व जमाओ, ठीक है, तभी नेशनलिज्म आएगा, राष्ट्रवाद आएगा। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने या इतिहासकारों ने ऑब्जर्व किया, देखा जर्मनी और इटली के केस में कि किस तरह से जर्मनी और इटली एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बने, कैसे उन लोगों ने युद्ध लड़े, सीमाओं का विस्तार किया और एक जर्मनी नाम का राष्ट्र बना या इटली नाम का राष्ट्र बना। एज यू हैव सीन,
nationalist feelings were widespread among middle class German who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. जैसा कि तुम लोगों ने देखा था पिछले पैराग्राफ्स में कि जो मिडिल क्लास जर्मन थे, मध्यम वर्ग के जो जर्मन लोग थे, उनके अंदर किस हद तक राष्ट्रवाद की भावना फैली हुई थी, और जिन लोगों ने जो जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, जो ग्रुप था जर्मन स्पीकिंग लोगों का, रियासतों का, ठीक है, उन लोगों ने कोशिश भी की थी कि एक नेशन स्टेट बनाया जाए और जिसमें कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। पिछले पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा था कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, और यहाँ तक कि उन्होंने जो प्रूशिया का राजा था उसको ऑफ़र भी किया था कि भाई आप हमारे हेड बन जाइए, लेकिन यू विल बी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, आप जो है पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस तरह का उन्होंने ऑफ़र भी दिया था। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज however repressed by the combined forces of the monarchy। और ये भी मैंने बताया था कि वो राजा ने इनकार कर दिया था, फिर वो राजा और रियासतों के राजाओं से मिल गया और सब ने मिल करके इस मूवमेंट को, इस अभियान को दबा दिया, ठीक है। एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया, और यहाँ तक कि जो वहाँ के बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, जिनको कि जंकर्स कहा जाता था प्रूशिया के, है ना, उन लोगों की सेना ने भी मदद की और सेना की मदद से इस तरह के मूवमेंट को दबा दिया गया, है ना। फ्रॉम देन ऑन, लेकिन उसके बाद प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। लेकिन उसके बाद प्रूशिया और प्रूशिया के राजा को एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो जितने जर्मन स्टेट्स हैं, जर्मन स्पीकिंग जो रियासतें हैं अलग अलग राजाओं के अंडर में, तो सब ने जब मुझे प्रूशिया को ऑफ़र किया सबका राजा बनने के लिए, तो ज़रूर मुझ में कुछ बात है। तो जो ये नेतृत्व है प्रूशिया के राजा ने अपने हाथ में ले लिया, जो नेशनल यूनिफिकेशन का, यानी जर्मन स्टेट बनाने का, जो एकीकरण करने का जो ये काम है, इसका नेतृत्व अब प्रूशिया के राजा ने अपने हाथ में ले लिया कि ये क्रांति नहीं है ना, सेना, लाठी के दम पर, सेना के दम पर हम जर्मन स्टेट बनाएंगे। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑट्टो वन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy। और जर्मन नेशन बनने का जो आर्किटेक्ट, मेन वास्तुकार, जिसने कि जर्मन नेशन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो था प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर, मुख्य जो मंत्री था वहाँ का, जिसका नाम था ऑट्टो वन बिस्मार्क, ठीक है। उसने प्रूशियन आर्मी, प्रूशियन सेना और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाह, यानी जो अधिकारी होते हैं, इन लोगों के साथ मिल करके उसने जर्मन नेशन बनाने का पूरा खाका खींचा, जर्मन नेशन बनाने की पूरी तैयारी की और बनाया भी। कैसे? 3 wars over 7 years, 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े गए। किसके साथ? विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, यानी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ा गया, डेनमार्क के साथ लड़ा गया और फ्रांस के साथ लड़ा गया। एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री, लेकिन अंत क्या हुआ? अंत में प्रूशिया की विक्ट्री, प्रूशिया की जीत हुई, विजय हुई। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और जर्मन जो नेशन बनने का, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो 39 स्टेट्स थे वो सब यूनाइट हो गए, एक कर लिया गया, उनको यूनिफिकेशन हो गया। इन जनवरी 1871 the Prussian king William I was proclaimed German emperor in the ceremony held at Versailles। और 1871 की जनवरी, जिसमें प्रूशिया का राजा विलियम फर्स्ट था, उसे जर्मन सम्राट, वर्साइलेज में एक समारोह किया गया, उस समारोह में उसको जर्मन सम्राट घोषित किया गया, यानी पूरे जर्मन नेशन का सम्राट घोषित किया गया।
ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, यानी 18 जनवरी 1871 को एक बहुत कड़कड़ाती ठंड, बहुत कड़ाके की ठंड की सुबह, प्रातःकाल, ठीक है, एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, ठीक है, एक असेंबली, एक सभा जिसमें कि जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उनके राजा राजकुमार आए हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, सेना के प्रतिनिधि आए हुए थे, इम्पॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स, ठीक है, प्रूशिया के जितने भी मंत्री थे इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, है ना, उनमें चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क भी थे, गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइलेस, है ना, ये सब लोग इकट्ठे हुए वर्साइलेस के महल में, ठीक है, जो कि अनहीटेड हॉल था, यानी इतनी ठंड होने के बाद भी वहाँ अलाव जलाने का या गर्म करने का कोई उपाय नहीं था, इतनी ठंड में भी वो लोग इकट्ठे थे। टू प्रोक्लेम, क्यों? टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया, है ना, जहाँ जिसमें कि पूरे जर्मन एम्पायर को, पूरे जर्मनी साम्राज्य को कैसर विलियम फर्स्ट के हाथों सौंपा जाना था, सेरेमोनियल रूप में, यानी समारोह पूर्वक उनको जो है जर्मन नेशन का एम्परर घोषित किया जाना था। उसके लिए वो लोग 18 जनवरी 1871 को इतने कड़ाके की ठंड में इकट्ठे हुए थे, यही बताया है। तो ये याद कर लो बच्चों, इसको कहानी के रूप में उसने बताया, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप डेट याद रखेंगे कि किस दिन घोषित किया गया जर्मन एम्परर कैसर विलियम फर्स्ट को, जो प्रूसिया का राजा था, उसको जर्मन एम्परर कब घोषित किया गया, कहाँ किया गया, ठीक है, ये सब आपको याद करना होगा। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। और इस तरह से हमने देखा कि जो जर्मन नेशन बना, यानी जर्मनी राष्ट्र का निर्माण हुआ, जर्मन राष्ट्र जो बना, ठीक है, उसमें प्रूसिया की डोमिनेंसी थी, यानी प्रूसिया मेन था, प्रूसिया का प्रभुत्व था, है ना, प्रूसिया ने ही बाकी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को फौज के दम पे, युद्ध के दम पर मिलाया, अन्य ताकतों से, जैसे ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, इन लोगों से युद्ध करके, ठीक है, और एक जर्मन राष्ट्र बनाया, ठीक है। किस तरह से 7 साल में 3 युद्ध लड़े गए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, ठीक है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। अब जो एक नया स्टेट बना, यानी जर्मन नेशन बना, इसने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया वो था करेंसी मॉडर्नाइजिंग, यानी जो मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, यानी जो मुद्रा थी उसका आधुनिकीकरण, बैंकिंग का आधुनिकीकरण, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो था, यानी विधि विधान और न्यायपालिका का जो सिस्टम था उसका मॉडर्नाइजिंग करना, ठीक है। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। और चूंकि प्रूसिया मेन था, ठीक है, मेन लीडर था प्रूसिया, तो प्रूसिया में जो चीज़ अपनाई गई थी, प्रूसिया में जो चीज़ चलती थी, वही पूरे जर्मन मॉडल, पूरा जर्मन नेशन में लागू किया, यानी प्रूशियन मॉडल को ही पूरे जर्मन नेशन स्टेट में लागू किया गया, चाहे वो करेंसी सिस्टम हो, बैंकिंग सिस्टम हो, लीगल या जुडिशियल सिस्टम हो, हर जगह। तो इस तरह से एक नए जर्मन नेशन का अभ्युदय हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चों, हम लोग चलते हैं पेज नंबर 20 पे। अब आते हैं 4.2, इटली यूनिफाइड। अब हम देखते हैं बच्चों कि इटली कैसे एक हुआ, इटली कैसे एक राष्ट्र बना, ठीक है। उससे पहले इटली कोई राष्ट्र नहीं था, अलग अलग रियासतें थी, ठीक है। 4.2 इटली यूनिफाइड। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा इतिहास था राजनीतिक विखंडीकरण का, यानी इटली भी एक पैच वर्क था, मतलब इटली, पहली बात तो इटली नाम का कोई देश ही नहीं था, ठीक है। और जो इटैलिक स्पीकिंग लोग थे वो सब अलग अलग राजाओं के राज में रहते थे, बहुत सारी रियासतें थी, इसका भी एक लंबा इतिहास है।
इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स, जैसा कि मैंने बताया, एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। यानी जो इटालियंस थे, यानी जो इटालिक भाषा का यूज़ करते थे, वो बहुत सारे वंशों वाली रियासतों में, अलग अलग रियासतों में छितरे हुए थे, फैले हुए थे। ठीक है। और इसमें एक हैब्सबर्ग एम्पायर भी था, हैब्सबर्ग साम्राज्य भी था, जिसमें कि इटालिक स्टेट्स आते थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडल में, यानी 1850 के आसपास, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। उस समय इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें ऑफ विच ओनली वन, सर्डिनिया पिडमोंट, वॉज रूल्ड बाय एन इटैलिक प्रिंसली हाउस। मतलब 7 राज्य थे इटैलिक स्पीकिंग लोगों के, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो राज्य था, रियासत थी, सर्डिनिया पिडमोंट की जो रियासत थी, वहीं का राजा एक इटालियन मूल का था, यानी इटैलिक भाषा बोलने वाला था। बाकी जितनी भी 6 रियासतें थीं, उनका जो राजा था वो कोई और भाषा बोलने वाला, कोई और सभ्यता का था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, केंद्र में, इटली का जो केंद्र में जो रियासतें थीं, वहाँ का जो शासक था वो पोप था। पोप बच्चों ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं, पूरे संसार में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु, है ना, धर्म से जुड़े सबसे बड़े गुरु जो होते हैं उनको पोप कहा जाता है। ठीक है। तो जो इटली का सेंटर था, जैसे रोम, इटली के सेंटर में रोम रियासत थी, तो रोम का राजा कौन था? पोप। एंड द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और इटली का जो दक्षिणी इलाका था, वहाँ पे स्पेन के बॉर्बन राजाओं का राज था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। यहाँ तक कि जो इटालियन भाषा बोली जाती थी वो पूरे राज्य में एक तरीके की नहीं बोली जाती थी, अलग अलग तरीक़ों से बोली जाती थी, अलग अलग। जैसे मैं अपने इंडिया से आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, भारत से, आप अपने देश से समझिए। जैसे हिंदी है, तो अगर आप हिंदी की बात करिए तो हिंदी अवधी के रूप में भी बोली जाती है, भोजपुरी के रूप में भी होती है, ब्रज भाषा के रूप में भी होती है, राजस्थानी रूप में भी होती है, हरियाणवी तरीके से भी हिंदी होती है, यानी अलग अलग रूपों में, है ना। तो उसी तरह से इटैलिक भाषा तो थी, लेकिन उनके जो रूप थे वो अलग अलग बोलियों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी। एक कॉमन फॉर्म नहीं था, ऐसा नहीं था कि एक इटैलिक भाषा जो कॉमनली हर जगह हो, नहीं, सबका रूप अलग अलग था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप था। मतलब हर जगह का लोकल वेरिएशन अलग था, स्थानीय जो तौर तरीके थे उसके अनुसार वो लोग उसी इटैलिक लैंग्वेज को अलग तरीके से बोलते थे। ठीक है। ड्यूरिंग द 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic। और आपने पिछले पैराग्राफ्स में मैंने बताया था रिवोल्यूशनरीज जो थे, और इसके बारे में ज़रूर बताया था, एक इटैलिक रिवोल्यूशनरी था जिसका नाम था जियोस्पी मैजिनी। उसने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, बहुत सारे गुप्त रूप से कार्यक्रम चलाए सीक्रेट सोसाइटीज़ के द्वारा, ताकि एक इटैलिक गणराज्य या गणतंत्र की स्थापना की जाए, जिसमें कि सारी इटैलिक स्पीकिंग रियासतें आपस में मिल जाए। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal। और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैजिनी ने एक पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था यंग इटली। द फेल्योर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war। लेकिन जो ये रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स हुई, यानी ये जो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ, चाहे वो 1831 में हुआ हो या 1848 में हुआ, लेकिन ये दोनों ही विद्रोह फेल हो गया,
असफल हो गया, दबा दिया गया। ठीक है, तो अब सारा बोझ जो है, सारा जो इटली को यूनिफाई करने का, इटली नाम का एक नेशन स्टेट बनाने का जो सारा बोझ है, अब वो जो सेंट्रल रियासत थी, जो केंद्रीय रियासत थी, जिसका नाम था सर्डिनिया पिडमोंट, यानी जिसका राजा इटैलिक मूल का था, अभी मैंने पहले बताया तुम लोगों को, जो कि एक इटालियन प्रिंसली हाउस था। ठीक है, उसका राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड, उसके कंधों पर अब भार आ गया इटली को यूनिफाई करने का, एक नेशन स्टेट बनाने का, है ना। और राजा तो क्रांति करेगा नहीं, राजा और बाकी रियासतों को अपने में मिला करके वो क्रांति थोड़ी ना करता है, राजा कभी क्रांति नहीं करता, राजा युद्ध करता है। ठीक है, तो इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन A unified Italy offered them the possibility of economic development and political. अब राजा जो था, सर्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था, जो कि इटैलिक मूल का था, इटैलिक स्पीकिंग था, विक्टर इमैनुअल सेकंड, उसने और उसके जो भी अधिकारी वगैरह थे, उन लोगों का दृष्टिकोण था, यानी उनकी नज़र से, कि अगर हम लोग यूनिफाइड हो जाएंगे, अगर एक यूनिफाइड इटली हो जाएगा, यानी पूरी 7-8 रियासतों को मिलाकर एक इटली नेशन बना देंगे, तो इस पूरे क्षेत्र में हमारा राजनीतिक प्रभुत्व हो जाएगा, राजनीतिक दबदबा हो जाएगा, और हमारा आर्थिक विकास भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। यानी राजा ने इस दृष्टि से देखा, ठीक है, कि अगर हम अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं और जितने इटैलिक स्पीकिंग या इटैलिक पॉपुलेशन है उसको मिला करके पूरा अपने में कर लेते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस भी होगा, यानी राजनीतिक दबदबा भी बढ़ेगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैवोर, अब यहाँ का भी जो सर्डिनिया पिडमोंट का भी जो चीफ मिनिस्टर था, जिसका नाम था कैवोर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. और ये जो चीफ मिनिस्टर कैवोर था, हाँ हाँ, ये जिसने कि बीड़ा उठाया, नेतृत्व जो इसने उठाया इटली को यूनिफाई करने का, इटली को एक राष्ट्र के रूप में बनाने का, वो ना तो कोई क्रांतिकारी था और न ही कोई लोकतंत्र का समर्थक था, वो तो चीफ मिनिस्टर था सर्डिनिया पिडमोंट का। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. और मज़ेदार बात बच्चों ये कि उस समय यूरोप के या और जो इटालियन पैसे वाले पढ़े लिखे जो एरिस्टोक्रेट थे वो इटालियन, लेकिन वो बात करते थे फ्रेंच, इटालियन भाषा से ज़्यादा अच्छा ज्ञान उनको फ्रेंच का था। ये मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था बच्चों, जब मैंने यूरोप के बारे में बताया था कि यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसी थी, यानी एरिस्टोक्रेसी यानी जो अमीर अभिजात्य वर्ग था, पैसे वाले जो बड़े बड़े ज़मींदार और ये सब थे, ये अक्सर आपस में बातचीत करते थे, कोई मीटिंग करते थे तो बातचीत ये लोग फ्रेंच भाषा में करते थे। फ्रेंच को बहुत सम्मानजनक भाषा माना जाता था। तो उसी तरह ये चीफ मिनिस्टर का था, तो ये इटालियन, लेकिन ये फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोलता था। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवोर, सर्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। और ये जो कैवोर महोदय थे, ये बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने फ्रांस को अपने साथ मिलाया, फ्रांस को पटा लिया, फ्रांस को दोस्त बना लिया। ठीक है, और इसके नेतृत्व में फ्रांस को मिला लिया कैवोर ने, और सर्डिनिया पिडमोंट की लड़ाई, युद्ध हुआ ऑस्ट्रियन फोर्सेस से, ऑस्ट्रिया की आर्मी से, लेकिन जीत हुई कैवोर की, यानी सर्डिनिया पिडमोंट की जीत हुई 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर, अब आगे सुनो, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, यानी सेना के अलावा जो रेगुलर आर्मी होती है, जो प्रोफेशनल जो आर्मी होती है, उसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जियोस्पी गैरिबाल्डी जॉइंड द फ्रे। यानी सेना के अलावा
बहुत सारे स्वयं सेवक, हथियारबंद स्वयं सेवक, यानी जो सेना से बिलोंग नहीं करते थे, वो इटली की विभिन्न रियासतों के आम नागरिक होते थे। कोई मतलब कारीगर होता था, कोई मजदूर होता था, कोई किसान होता था। इन लोगों ने भी हथियार उठाया और जियोस्पी गैरिबाल्डी नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में इन लोगों ने भी सर्डिनिया पिडमोंट की सेना का साथ दिया युद्ध में, है ना। इन 1860 में दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली। 1860 में ये लोग दक्षिणी इटली पहुंचे जीतते जीतते, एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज and succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish ruler. और साउथ इटली मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साउथ इटली जो है वो स्पेनिश रूलर के अंडर में था, स्पेन का कोई राजा था। लेकिन सेना, सर्डिनिया पिडमोंट की सेना और लोकल जो इटैलिक लोग थे, है ना, जो कि सेना से जुड़े हुए नहीं थे, इन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हथियार उठा लिया, ठीक है। और ये जो है इन लोगों ने स्पेनिश रूलर को भगाने के लिए युद्ध किया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और 1861 में इटली एक हो गया, सातों जो एस्टेट्स थे, इटैलिक स्पीकिंग एस्टेट थे, उनको मिला करके इटली नाम का एक देश बन गया, एक नेशन बन गया, राष्ट्र बन गया। और विक्टर इमैनुअल सेकंड को वहाँ का राजा घोषित किया गया, इटली का राजा, नए इटली का, यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया, ठीक है, जो कि सर्डिनिया पिडमोंट का राजा था, लेकिन अब वो पूरे यूनाइटेड इटली का राजा बन गया। However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy were high remained blissfully unaware of liberal national ideology. अब आते हैं मज़ेदार बात, जो मज़ेदार तथ्य है, जो फैक्ट था क्या, कि अधिकतर जो इटैलिक पॉपुलेशन थी, यानी इटालियन पॉपुलेशन थी, जो इटली के अधिकतर लोग थे, उनमें अधिकतर जो है निरक्षर भट्टाचार्य थे, मतलब कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, अंगूठा छाप थे, ठीक है। और उनको ये जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये जो उदारवाद राष्ट्रवाद, उदारी राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, उनको कुछ भी नहीं मालूम था, उससे कोई लेना देना नहीं था, उनको कुछ नहीं पता था कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था उनको, एकदम अंगूठा टेक थे। फिर भी उन लोगों ने युद्ध में भाग लिया, स्पेनिश रूलर के खिलाफ जो युद्ध हुआ उसमें भाग लिया। तो क्यों लिया, अब आगे सुनोगे तो और तुमको मज़ा आएगा, हंसी आएगी। क्या? द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव्ड दैट ला टालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। यानी जो गैरिबाल्डी नाम का जो आदमी था, जिसने कि इटैलिक सर्डिनिया पिडमोंट की जो इटैलिक सेना थी, यानी विक्टर इमैनुअल जो राजा था उसकी जो सेना थी, उसका साथ दिया किसानों ने अपने अपने हथियार लेकर के, ठीक है। तो उन लोगों को उन्होंने कभी इटालिया नाम का शब्द सुना ही नहीं था, यानी इटालिया यानी इटली नेशन, यानी इटली राष्ट्र, यानी वो इटालिया नाम का कुछ उन्होंने नहीं सुना था। वो इटालिया का मतलब समझते थे ला टालिया। इटालिया का मतलब उनका वो क्या समझते थे, वो सब वो अनपढ़ जो गंवार किसान थे, ला टालिया। और ला टालिया का मतलब उनके दिमाग में था कि ये हमारे राजा की पत्नी का नाम है। ला टालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ, यानी हमें जो है अपने राजा की पत्नी यानी रानी की रक्षा करनी है, और उसके लिए हम इस दूसरे देश के राजा को मार भगाएंगे। मतलब इस दिमाग से वो लगे हुए थे, उनको नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से ये तुम्हारा जर्मनी यूनिफाइड हुआ, इटली यूनिफाइड नेशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं बताऊंगा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस बाकी यूरोप के देशों से बिल्कुल अलग है। बाकी देशों ने
चाहे जैसे आंदोलन करके, विद्रोह करके, क्रांति करके, राजाओं ने युद्ध लड़ करके अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में बनाया, लेकिन ब्रिटेन कैसे बना, यूनाइटेड किंगडम कैसे बना, है ना, ये हम एकदम अलग है और अगले वीडियो में इसको हम फॉलो करेंगे। ओके, बाय।